नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बल के बारे में। फोर्स बेसिकली आपके यूनिट में नहीं है, लेकिन आपका जो यूनिट है वर्क पावर इन एनर्जी, उसके लिए आपको फोर्स पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली फोर्स होता क्या है। डेफिनेशन वाइज यदि हम बात करें A force is that which changes or tends to change the state of rest or motion of a body। अर्थात एक बल जो होता है वो किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंजेस लाता है। स्टेट में चेंजेस लाने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रेस्ट कंडीशन में है तो उसके उस स्टेट में चेंजेस लाएगा, मीन्स उसको मोशन में कर देगा। या फिर कोई वस्तु यदि मोशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो वो उसको रोकने का काम करता है। तो ये जो चीज होगा या ये जिसके कारण पॉसिबल हो पाता है उसको ही हम कहते हैं बल या फिर फोर्स। फोर्स जो है ये डिराइव किया गया है न्यूटन के सेकंड लॉ से। आप पहले से जानते हो कि न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से ये डिराइव हुआ है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो फोर्स अप्लाइड जो होगा F इज इक्वल्स टू, ये क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू वी में जो चेंजेस होगा, सो F इज इक्वल्स टू m, और ये v को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये मिलता है एक्सेलरेशन के इज इक्वल्स टू। सो फोर्स जो होगा या बल जो होगा वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। ये हमने इसके ऊपर एरो क्यों लिखा है? क्योंकि त्वरण जो होता है वो हमारा सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हमारा फोर्स जो होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आ रहा है? हमने कहा कि यहाँ पे m का मतलब मास या फिर द्रव्यमान है हिंदी में, a का मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर है इसीलिए फोर्स भी वेक्टर होगा। ये तो था मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला, ये था इसका डेफिनेशन। अब हम जाते हैं इसके यूनिट के बारे में। हम देखते हैं इसके यूनिट सिस्टम। हमने हमेशा से आपको बताया कि यूनिट कितने टाइप से होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट या फिर जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहते हैं। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे, एब्सोल्यूट फॉर्म पे यदि हम देखें तो मास जो होता है या आप जिसे द्रव्यमान कहेंगे, तो द्रव्यमान का इकाई जो होता है वो किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन जो है त्वरण उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये क्या होता है? केजी, और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम इसी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म पे यदि हम बात करें, एम के सिस्टम में यदि हम देखें तो ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो होता है इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन के बराबर। मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला किससे मिला है? न्यूटन के सेकंड लॉ से मिला है। तो उन्हीं के ऑनर पे इसका जो नाम है ये क्या रखा गया? इसका जो यूनिट है उसको न्यूटन कहा गया कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। ये जो न्यूटन जो है ये न्यूटन है, इसे ही हम इसका एसआई यूनिट कहते हैं। सो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, और जो किसके बराबर होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया हमको इसका एमके सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम के तहत इसका यूनिट क्या होता है। यदि हम इसी चीज को देखें कि इसका एफपीएस में क्या होगा, आपको पता है कि ये सिस्टम भी कितना होता है? एमकेएस होता है, एफपीएस होता है, और एक और क्या होता है? सीजीएस सिस्टम होता है। तो इन तीनों के तरीके से, इन तीनों के बेसिस पे हम देख लेते हैं। तो एफपीएस पे हम ये बोलेंगे कि जो केजी रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पाउंड, तो ये हो जाएगा 1 पाउंड। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है उसको हम लेते हैं फिट पे, तो 1 फिट पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। सो 1 पाउंड इंटू 1 फिट पर सेकंड स्क्वायर, दिस मच इक्वल्स टू होता है 1 पाउंडल।
ये पाउंड के साथ AL जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब केवल पाउंड है मतलब वो किसका इकाई है, मास का, लेकिन पाउंडल यदि हो गया तो वो किसका इकाई बन जाता है, फोर्स का। तो ये हो गया हमारा FPS सिस्टम में। और यदि हम इसको CGS सिस्टम में देखें तो CGS सिस्टम में केजी की जगह हो जाता है ग्राम, ये हो जाएगा 1 ग्राम, और मीटर वाला जो है वो चेंज हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एंड दिस मच इक्वल्स टू हो जाता है डाइन, DYNE जिसके कहते हैं हम। सो फोर्स का MK सिस्टम में यूनिट होगा न्यूटन, CGS सिस्टम में यूनिट होगा डाइन। ये तो था हमारा अब्सोल्यूट के केस में, यदि हम बात कर रहे थे तब की केस में। यदि हम डिराइव्ड कंडीशन में देखें, डिराइव्ड या फिर ग्रेविटेशनल की बात करें, तब की केस में इसका जो इकाई होगा वो हमें देखना है, और वो होता है MK सिस्टम में। यदि हम बात करें ये जस्ट MKS में ही, तो उस केस में हम इसको लिखते हैं 1 किलोग्राम वेट या फिर 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं। ये जो 1 किलोग्राम वेट जो होगा, इसका आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि न्यूटन के साथ उसका रिलेशन कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी आपको ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया होगा, उसको चेंज करना पड़ जाएगा स्टैंडर्ड में। तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 kg वेट जो होता है वो हमारा 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ये होता है हमारा 1 kg वेट इज इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन के बराबर। उसी तरीके से यदि हम बात करें कि ये तो था हमारा MK सिस्टम में, यदि इसी चीज़ को FPS में देखा जाता है तो वो डायरेक्टली किस में लिख देता है, पाउंड में ही लिख देता है। तो पाउंड और न्यूटन के बीच में यदि हमें रिलेशन चाहिए होगा तो हमें समझ में आता है कि 1 पाउंड जो होगा वो 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। तो दूसरा रिलेशन हमें ये ध्यान में रखना होगा कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 4.448 न्यूटन के बराबर होता है। या इसी को उल्टा करके पूछ दे कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितना पाउंड होगा, तो उस केस में हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि 0.225 पाउंड होता है। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये तो था हमारा डिराइव्ड यूनिट में हम देख रहे थे, तब न्यूटन के साथ इनका रिलेशन क्या बन रहा था। यदि मैं बात करूं इस पॉन्डल की या इस डायन का, इस न्यूटन का, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या बनता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 न्यूटन जो होगा उसका और डायन के बीच में जो रिलेशन होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ डायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डायन। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब हमें देखना होगा पॉन्डल और न्यूटन के बीच में रिलेशन। तो ये हो जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7.23 पॉन्डल, PDL ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं इसको। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7.23 पॉन्डल होता है। या कभी आपको उल्टा पूछ दे कि 1 पॉन्डल इज इक्वल्स टू हाउ मच न्यूटन होगा, क्वेश्चन यदि आपको इस तरीके से पूछे तो ये होता है 0.138 न्यूटन। हालांकि इतने सारी चीज़ें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका 1 न्यूटन एंड डायन के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको ध्यान पे रखना ही होगा। साथ साथ किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 9.81 न्यूटन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप ये वाला जो है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मच पाउंड, ये भी आपको याद रखना ही रखना है। तो ये तो था इसके यूनिट के बारे में। तो जो फोर्स जो होगा, हमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से जो है वो यही है कि फोर्स क्या होता है, कहाँ से आया, फॉर्मूला क्या है और उसके यूनिट सिस्टम क्या है, क्योंकि इन चीज़ों को यूज़ करके ही हम पढ़ते हैं वर्क, और आगे उससे फिर पावर और फिर एनर्जी को। तो फोर्स के लिए बस इतना ही। थैंक यू।